हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग सीटेट जुलाई में जो एसएसटी के 60 क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 6 क्लास का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है वो कंप्लीट करवा दिया गया है। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा और साथ में नोट्स भी बनाए होंगे। अब जो ये करवाया जा रहा है वो 7th क्लास के इतिहास का आज तीसरा लेसन है। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी 7th क्लास के इतिहास के भी 2 लेसन कंप्लीट करवा दिए गए हैं। आई होप आप लोग देख लें और साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। चलिए देखते हैं। लेसन का नाम है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आपको बताती रहूँगी, साथ में आप लोग नोट करते रहिएगा। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा के जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया है कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। इसको नोट करिएगा। दिल्ली कब महत्वपूर्ण शहर बनी? तो 12वीं शताब्दी में। तालिका 1 पर नजर डालिए। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? यहाँ पे एक तालिका दी गई है, तालिका 1। इसमें जो प्रारंभिक में किस शासनकाल की राजधानी दिल्ली, तो राजपूत वंश था जिसकी राजधानी बनी दिल्ली। इसमें जो वंश था तोमर वंश, उसके जो राजा थे अनंगपाल तोमर। इनका टाइम पीरियड रहा है 1130 से लेकर 1145 तक। ये आरंभिक 12वीं शताब्दी में इसका जो टाइम पीरियड पूरा रहा है तोमर वंश का, वो 1165 तक रहा है। आगे है 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान के नाम से जाना जाता है, ने परास्त किया। तो तोमरों को किसने परास्त किया? चौहानों ने। कहाँ के? अजमेर के चौहान। इसको नोट कर लीजिएगा। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इसको भी नोट करिएगा साथ। दिल्ली महत्वपूर्ण वाणिज्य का केंद्र कब बनी? इसके शासनकाल में, तोमरों और चौहानों के शासनकाल में। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन परिवार भी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी गढ़े जाते थे, जो काफी प्रचलन में थे। दहलीवाल सिक्के कहाँ गढ़े जाते थे? दिल्ली में। इसको भी नोट करिएगा, पूछे जाते हैं। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी बदल गई जिसका नियंत्रण उस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैल गया था। तालिका 1 में फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी है। यहाँ पे 5 वंश दिए गए हैं दिल्ली सल्तनत से। यहाँ तालिका में सबसे नंबर 1 पे जो शासनकाल हुआ है वो राजपूत वंश था, जब दिल्ली महत्वपूर्ण शहर बनी थी। जो शासक थे वो अनंगपाल तोमर थे। इनका टाइम पीरियड शासन का था 1130 से 1145 तक। उसके बाद जो शासन आया है शासक, तो वो है चौहान वंश। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1165 से लेकर 1192 तक हुआ है। उसमें जो शासक हुए हैं महत्वपूर्ण वो पृथ्वीराज चौहान है, जिनका टाइम पीरियड है शासन का 1175 से लेकर 1192 में। उसके बाद में अगला शासन काल आया है आरंभिक तुर्की शासक, जिसके महत्वपूर्ण शासक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका टाइम पीरियड है 1206 से 1210 तक। और जो प्रारंभिक तुर्की शासक हैं उनका जो शासन काल है वो 1206 से लेकर 1290 तक है। अगले जो शासक हैं वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश हैं। इनका जो टाइम पीरियड है शासन का वो 1210 से लेकर 1236 तक है। उसके बाद रजिया सुल्तान है। इनका टाइम पीरियड है 1236 से लेकर 1240 तक। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1287 तक। अगला जो शासक है वो खिलजी वंश आया है। इसका जो टाइम पीरियड है 1290 से लेकर 1320 तक। इसमें जो महत्वपूर्ण शासक थे जलालुद्दीन खिलजी, उनका जो टाइम पीरियड है शासन का वो 1290 से लेकर 1296 में। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का है 1296 से 1316 तक। उसके बाद अगला वंश आता है तुगलक वंश। इसका जो शासनकाल का टाइम है वो 1320 से 1414 तक है। उसमें जो महत्वपूर्ण राजा थे वो गयासुद्दीन तुगलक। उनका जो टाइम पीरियड है वो 1320 से लेकर 1324 तक। उसके बाद मोहब्बत तुगलक 1324 से लेकर 1351 तक। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक। उसके बाद में अगला वंश आता है सैयद वंश। सैयद वंश का शासनकाल का टाइम रहा है 1414 से लेकर 1451 तक। इसके जो शासक थे खिलजी खान, 1414 से लेकर 1421 तक उनका शासन रहा। उसके बाद अगला वंश आता है लोधी वंश। उसमें जो शासक हुए हैं बहलोल लोधी। लोधी वंश का जो शासन है वो 1451 से लेकर 1526 तक रहा है। उसके बाद जो बहलोल लोधी थे उनका जो शासन काल रहा है वो 1451 से लेकर 1489 तक रहा है।
इसमें जो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ज़्यादातर ये जो सन दिए गए हैं इसमें नहीं बनता है, लेकिन ये पूछ लेते हैं। ये जो तुगलक वंश से पहले किसका शासक था या शैद वंश से पहले, इसको मैच करने वाला पूछ लिया जाता है। इसको बस इतना देख लीजिए, और ज़्यादा जो सन यानी कब तक कौन सा शासन रहा ये नहीं पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दिल्ली एक वुहान, सिरी और जहांपनाह को पहचानिए। ये जो मानचित्र दिया गया है इसमें जो उस समय के जो शासक खाल थे जिन्होंने ये नगर बसाए थे उनका नाम है। कौन कौन से नगर थे? एक फिरोजाबाद और फिरोज शाह कोटला, और यहाँ श्री, और ये जहांपनाह नगर, और दिल्ली एक वुहान, कुतुब मीनार, हौज सुल्तानी, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, ये नगर थे उस समय। आगे अगली हेडिंग है सुल्तानों के अधीन दिल्ली। इतिहास, तारीख एक वचन और तवारीख बहुवचन। तारीख का बहुवचन हुआ तवारीख है। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो तवारीख की भाषा कौन सी थी? तो फारसी भाषा थी। इसको नोट करिएगा, क्वेश्चन ये बना हुआ है, पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे है तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह देते थे। वे न्यायसंगत शासन के महत्व पर बल देते। इसको नोट करिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। आगे है न्याय चक्र क्या है? 13वीं सदी के इतिहासकार मुदब्बिर ने लिखा था। ये जो मुदब्बिर का स्टेटमेंट है पूछ लिया जाता है, इसको नोट करिएगा कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और संपन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्यायप्रिय हो और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। ये जो स्टेटमेंट है ये लिख के आता है, फिर पूछा जाता है कि ये किसने बोला था? तो फक्र मुदब्बिर ने। इसको नोट करिएगा। आगे है ये कुछ और बातें ध्यान में रखें कि नंबर 1 कौन सी बात है कि तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हों। इसको भी नोट करिए, पूछी गई बात है। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट ये लाइन पूछी गई है। दूसरी बात है वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये भी नोट कर लीजिएगा। तीसरी बात है ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी मत करना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट, इसको भी नोट करिए। उनके चारों विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। ये लाइन पूछी गई कि जो दिल्ली के तवारीख थे जो अपने विचार मत प्रकट करते थे, उनके विचारों से सभी लोग सहमत हो जाते थे। तो अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तभी पता चलेगा कि उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। इसको नोट करिएगा, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे है सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। ये जो मिनहाज सिराज जो स्टेटमेंट दिया है कि ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। ये पूछ लिया जाता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा कि जन्म सिद्ध अधिकार क्या होता है। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा, यानी उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। ये पूछ लिया जाता है, इसको नोट करिएगा। जन्म सिद्ध अधिकार क्या होता था। अगला है कि लिंग भेद क्या होता है। स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों से कई गुना तुलना में श्रेष्ठ हैं, यानी कि जो पुरुष हैं वो स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ हैं। आगे है
रजिया के बारे में मिनहाज सिराज के विचार, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा। मिनहाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज की व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। ये पूछी गई लाइन है। और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था, इसलिए वह पूछता था कि खुदा की रचना ने के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदारी खूबियों के से भी उसे आखिर हासिल ही क्या हुआ। मतलब इतनी जो खूबियां हैं इसमें शासन करने के लिए रजिया सुल्तान में ये किसी काम की नहीं है अगर वह मर्द नहीं है, क्योंकि वो औरत है। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया था कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का एक राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, जो जिनका शासन था 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, को नोट करिए। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, जिनका शासन है 980 से लेकर 1003 तक। उनका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा के अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। मिनहाज सिराज के मिनहाज के विचारों को अपने शब्द में व्यक्त कीजिए। तो ठीक है, यहीं तक था ये। और इसमें जो इम्पोर्टेंट इसको मैंने बताया आप लोगों को, इसको उसके मत करिएगा, इम्पोर्टेंट है। एक ये जो स्टेटमेंट है, जो पुरुषों जैसे अपने को मतलब जो साबित करना चाहती वो रानी कौन सी थी, तो रुद्रमा देवी, जिन्होंने अपने को पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। और जो ये मिनहाज सिराज का जो स्टेटमेंट है, ये खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों से की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल ही क्या हुआ, इसको भी नोट करिए। चलिए आगे है खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन। नजदीक से एक नजर। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। नोट कर लीजिएगा इसको। जो गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है, बंदेगा, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। किसको? सैनिकों को, जिनको बंदेगा कहते हैं। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। आगे है बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी तुम पूरी जिंदगी में कभी योग्य और अनुभवी गुलाम मिलते हैं। बुद्धिमानों का कहना था कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से भी बढ़कर होते हैं। चलिए आगे है आश्रित। आश्रित का मतलब क्या होता है? जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर हो, उसे आश्रित कहते हैं। खलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित वर्ग, निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और सदस्यों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी एक नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराव शुरू हो जाता था। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों में गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। अगली हेडिंग है सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल यानी शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हज्जाम नामक नाई,
मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तानों के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने के अक्षमता के उदाहरणों के रूप में व्यक्त किया है। ये यहाँ पे जो ये नाम दिए गए इसको नोट करिएगा और ये पूछ लिया जाता है इसको राजनीतिक पदों पर किसने बिठाया था, तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने। आगे पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्ता या मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। इसको नोट करिएगा। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाके में राजस्व की वसूली किया करते थे। इसको भी नोट करिए। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका था कि उनका पद वंश परंपरागत से न चले और उन्हें कोई भी एकता थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखें। ये भी नोट करिए। आगे है, जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने के लिए बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। एक कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। इसको नोट करिए। दूसरा था मवेशी पर तथा तीसरा कर था घरों पर। यह शायद याद रखना जरूरी है, ये वाले कर जो है वो नोट कर लीजिएगा। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकारों से बाहर भी ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय से तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें पैठन में सुल्तान की सेनाएं असक्षम थी। स्थानीय सरदार ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक चल पाता था। ये वाली लाइन पूछी गई, इसको नोट करिए। जो गंगा के मैदान इलाके थे या घनों जंगलों में, उसमें जो ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने शासन किया था वो लंबे समय तक रहा था या थोड़े ही समय तक था, तो वो लोग अपना जोर जबरदस्ती अधिकार तो कर लेते थे, बट ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता था। इसको नोट करिए। आगे है सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता था। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता था और वे बिल्कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते हैं, उनके लिए किले की प्राचीर का काम भी करते थे। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर के
अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली के सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती हैं। आगे है चंगेज खान। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियन आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में ही दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना रखनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। अगली हेडिंग है 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तालिका 1 को फिर से देखें। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। तब तक जैनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानी समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे। उनके शासक बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबल प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं का 1530 से 1540 में और 1555 में 1556 तक को चुनौती दी और पराजित किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरी वंश के केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासक ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। आगे तो यहीं तक था ये लेसन। इसमें से आगे समाप्त हो जाए, एक्सरसाइज चालू हो जाता है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने बताया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो से किसी प्रकार का हेल्प मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही बने रहिए आप लोग हमारे साथ और वीडियो देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।